अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ एक बार फिर है फुज़ैल ज़फ़र। लास्ट वीडियो में हमने इनके साथ डिस्कशन की जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसमें हमने डिस्कस किया थोड़ा सा पोलराइजेशन, पाकिस्तान इंडिया के मसाइल। उसके बाद हम आए ज़रा पाकिस्तान के मसाइल की तरफ। वहाँ हमने ये इस्टेब्लिश किया कि पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत डीप हैं और वो सोशो इकनॉमिक इशूज़ हैं। उसका इख्तिताम ये था कि पाकिस्तान में जो एलीट है ना, उसके साथ इंटेलिजेंशिया का गठजोड़ हो गया है। वो आज उसको हम समझेंगे कि वो क्या फंडा है। फज़ैल साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन। हेलो एवरीवन। अच्छा, तो एलीट और इंटेलिजेंशिया का जो गठजोड़ है उसके बारे में हमने एक बात की थी कि जो पाकिस्तान का रेंट सीकिंग एलीट है उसमें सर्टन सेगमेंट्स जो थे वो शुरू से ही शामिल थे, जैसे आपकी फ्यूडल क्लास, पॉलिटिकल क्लास, मिलिट्री क्लास, जुडिशल क्लास, और इसके अलावा मुल्ला भी इसमें शामिल हो गए थे आफ्टर ज़िया एंड द अफ़गान वॉर। तो रिसेंट फिनोमिनन ये सामने आया कि हमारे जो एजुकेटेड और एकेडमिक क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे वो भी हमें स्टेटस को और एलीट और जो रूलिंग एलीट है उसको सपोर्ट करते हुए नज़र आए। और उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, उसमें एकेडमिक्स भी शामिल हैं, और उसमें सिविल सोसाइटी के भी एजुकेटेड लोग शामिल हैं, और उसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले भी कुछ ख़वातीन और हज़रात मौजूद हैं। और इन सब को मिल मिला के हम इंटेलिजेंशिया का नाम दे देते हैं। अब इंटेलिजेंशिया जो है ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर हर किस्म के लोग आ जाते हैं, और इससे जो बढ़ के एक कैटेगरी होती है वो इंटेलेक्चुअल्स की होती है। अच्छा। तो मेरे ख़्याल से कि इसमें एक डिवाइड है, अभी भी एक डिवाइड है कि एक एलीट क्लास इंटेलिजेंशिया है और एक मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया। इसको आप बाद में ज़रूर हम चाहेंगे इसको डिस्कस करना। एक छोटा सा पॉइंट मेरे ज़हन में आया था कि जो आपने कहा कि उसके बाद वो सारे इकट्ठे हो गए। ज़िया के दौर में यही जो इंटेलिजेंशिया है वो थोड़ी सी हम देखते थे कि वो रेजिस्ट करती थी। जैसे जर्नलिस्ट हैं, जैसे लॉयर्स हैं, जो अब हमें ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट या स्टेटस को के साथ नज़र आते हैं। तो आई थिंक वो आप एक्सप्लेन करें वो मिडिल क्लास वाली थिंक, और वो जो दो आप टाइप्स बताने लगे हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग मैं एक बात सोचता होता हूँ कि अगर आज फैज़ अहमद फैज़ जिंदा होते अच्छा तो वो किसको सपोर्ट कर रहे होते? ओए ये टफ क्वेश्चन है। हाँ, तो दिस इज़ हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द करंट डायनामिक्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द थिंकिंग ऑफ आवर फॉर्मर इंटेलेक्चुअल्स, जो पास्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ 50s and 60s एंड 80s तक थे फैज़ अहमद फैज़। तो जो लिबरल तबका है वो उनको ओन कर रहा होता है, और जो मिडिल क्लास तबका है वो भी उनको ओन कर रहा होता है। तो फैज़ अहमद फैज़ की जो थिंकिंग थी, जो उनकी पोइट्री थी, जो उनकी फ़िलासफ़ी थी, एवरीबडी ओन्स दैट स्पेक्ट्रम ऑफ थिंकिंग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फैज़ अहमद फैज़। और इसी तरह इल्लामा इकबाल के बारे में हर कोई उनको ओन करने की कोशिश करता है। रिलीजियस तबका कहता है कि इल्लामा इकबाल रिलीजियस थे, उनकी शायरी ने, उनकी पोइट्री ने कौम में जज्बात को भारा, और हमने काफिरों से आज़ादी हासिल की। लेकिन इसी तरह जो लिबरल तबका है वो कहता है कि इल्लामा इकबाल ने इस्लाम को रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट की बात की। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है इस चीज़ को देखना कि 80s को आज के साथ कंपेयर करना। आज का जो फिनोमिनन है, और मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आज फैज़ अहमद फैज़ जिंदा होते तो वो कभी भी एलीट क्लास का साथ ना दे रहे होते, बिल्कुल भी ना दे रहे। जबकि आज जो हमारी एलीट है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो फैज़ के बड़े दीवाने हैं। वो फैज़ के इसलिए दीवाने हैं क्योंकि उनको लेजिटिमेसी तो कहीं से चाहिए ना, लेगेसी भी चाहिए, लेजिटिमेसी चाहिए, कोई एसोसिएशन चाहिए। तो उस लेजिटिमेसी अपनी जो ओपिनियन है, एलीट क्लास को सपोर्ट करने का जो ट्रेंड है, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए वो फैज़ जैसों का नाम यूज़ करते हैं, वो हबीब जालिब जैसों का नाम यूज़ करते हैं, और वो इस तरह के ग्रेट थिंकर्स और फिलोसफर्स का नाम यूज़ करते हैं। हालांकि दिस इज़ अगेन, इसको मैं कहूँगा इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। अब हो ये रहा है कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल तबका है, जो इंटेलिजेंशिया है, वो क्यों सपोर्ट कर रहा है, वाई? ये तो हमने बात कर ली कि जी इंटेलिजेंशिया आपकी। यहाँ पे मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि हम इंटेलिजेंशिया या इंटेलेक्चुअल ना बड़ी एक स्पेसिफिक तबका जिसका एक स्टेटस होता है, जो एक फाइनेंशियल स्टेटस होता है, उन्होंने एक हाईजैक कर लिया आपकी इंटेलेक्ट को कि अगर आप अमीर हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो ही आप बड़े इंटेलेक्चुअल नज़र आते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूँ जो इंटेलेक्ट आपकी मिडिल और लोअर से निकलती है वो भी बड़ी शानदार होती है। वो भी दुनिया में जो चेंज लाने वाले लोग आए हैं वो तो नीचे से ही आए हैं ना, वो तो एलीट क्लास से नहीं उनका ताल्लुक होता। बट पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल्स ने एक अपनी एक सर्कल बना ली है कि हम अमीर हैं, एलीट हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश, सो वी आर ओनली गुड थिंकर्स। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसमें जो है ना मैं कल्चरल ऑब्जर्वर हूँ, तो मैं हर चीज़ में जो अपनी कल्चरल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको मैं ले आता हूँ। सही। अब आप अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे मुल्क में जो टैलेंट सामने आता था, जैसे आपने कहा, वो मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से निकल के आता था। हमारी जुडिशरी के जो लोग थे, हमारी ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, स्पोर्ट्समैन थे, हमारे एंटरटेनर्स थे, एक्टर्स वगैरह, स्टेज एक्टर्स, डांसर्स, दे बिलोंग टू मिडिल क्लास, they all belong to middle and even poor classes, even poor. yeah. Noor Jahan, yeah, majority of them came Noor Jahan is the prime example. Yep. तो फिर ये लोग चूँकि स्ट्रीट स्मार्ट होते थे, ये ऑब्जर्वेशन करके आते थे, ये हर तरह की स्ट्रगल और मुश्किलात को सह के फिर ऊपर आते थे। नूर जहाँ गलियों में गाने गाया करती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और इन लोगों के अंदर दर्द था एक आम बंदे का, इसलिए ये लोग जो है उन असूलों से इनहराफ नहीं करते थे और हमेशा जो भी आर्ट प्रोड्यूस करते थे या कोई भी पॉलिसी बनाते थे या कोई भी जर्नलिज्म का पीस लिखते थे, उसमें उनके अंदर गरीब का दर्द शामिल होता। एक ऑनेस्टी होती थी ना, यानी कि जिसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो दर्द अंदर से आ रहा है वो आता था बाहर। एम्पथाइज करने की इनके अंदर एबिलिटी हुआ करती थी। सो नाउ वी आर सीइंग दैट जो हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास है वो तो बहुत दूर हो गई है गरीब से। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अनफॉर्चुनेटली जो नया टैलेंट भी सामने आ रहा है वो सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा होकर सामने आ रहा है। हमारे जो एक्टर्स से लेके सिंगर्स, हमारे जर्नलिस्ट, अब इनकी जो नई जनरेशन है, दे वर ऑलरेडी बॉर्न इन रिच हाउस होल्ड्स और ऑलरेडी एलीट क्लास तबके में ये लोग पैदा हुए। अब ये बड़े होकर हमें लेक्चर दे रहे होते हैं कि जी हम लोग सही बातें नहीं करते, हम जाहिल हैं, हम जाहिल हैं, हम बॉट्स हैं, हम इल इन्फॉर्म्ड हैं और यूथिया और इमरांडो जैसे भी लक़ब मिल जाते हैं। मैं हमारी बात नहीं कर रहा, जो हमारी एक लार्ज स्वैथ ऑफ मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, जो पेड ट्रोल्स के ताने मिलते हैं, पेड ट्रोल्स के ताने मिलते हैं। आपके उमर सैफ साहब हैं जो शहबाज शरीफ से जिनका बड़ा ताल्लुक रहा है, हाँ, वो कहते हैं कि जी मुझे ट्रोल करने के लिए एक सियासी जमात ने 1500 ट्रोल्स को हायर किया हुआ है। हाँ, वो ये समझते हैं वो डिजिटल की पावर को शायद बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर रहे हैं। उसकी अगेन वजह यही है कि उनका जो ब्रॉटअप है उनका कोई रेलिवेंस नहीं है। ही इज कम्प्लीटली आउट ऑफ टच विद द रियलिटी। ही आल्सो लव्स फैज। He also loves Faz. He in fact I think he has some family connection as well with Amjad Islam Amjad और फैज़ अहमद फैज़। लेकिन चूंकि ये लोग जो है इनके फोर फादर्स ने इनके लिए हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल किया, एंड नाउ दे आर सिटिंग इन गुड पोजीशंस। तो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया से मुझे याद आया जो मिडिल क्लास टैलेंट सामने आता था। अब पाकिस्तान की अगर करंट सिचुएशन की बात करें ना, जो इस वक्त हम कहते हैं सो कॉल्ड पोलराइजेशन जो पाकिस्तान में हुई है, अब पाकिस्तान में ये मसला मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त दो ग्रुप हैं। एक तरफ अगर पॉलिटिक्स की बात करें, स्टेटस को की बात करें, एक तरफ है 13 पार्टीज़, सियासी जमातें जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग इंटेलेक्चुअल हैं या इंटेलिजेंसी हैं, वो 13 पार्टीज़ के साथ भी हैं। वो मरियम और बिलावल के बड़े फ़ैन भी हैं जी, इंटेलिजेंट लोग हैं, इंग्लिश में बड़ी जगहों पे वो आर्टिकल, करप्शन को भी सपोर्ट करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि करप्शन बड़ा मसला नहीं है। एंड दूसरी तरफ एक इमरान खान का ग्रुप है। अब इमरान खान के ग्रुप में वो रिलीजियस तबका भी है, उसके पास मिडिल क्लास भी है, उसके पास लोअर मिडिल क्लास भी है, बट उसके पास इंटेलिजेंसिया भी है। वो जो कहते हैं ना टक्कर के लोग, वो जो औरिया मकबूल, बेशक हमारे उनसे बड़े इख्तलाफात हैं, बट उन्होंने एक मज़े की बात की थी कि इस टाइम स्टेटस को और इस्टेब्लिशमेंट को ना उनकी टक्कर के लोग अब मिल गए हैं। कि पहले जो लोग वो उनके थोड़ा साथ दे देते थे स्टेट का, क्योंकि स्टेट की भी हरकतें ठीक होती थी। हाँ, अब स्टेट की जो पुट्ठी हरकतें स्टेट ने शुरू की हैं, उसके अगेंस्ट उसी लेवल की एक पढ़ी लिखी मिडिल क्लास उनके सामने खड़ी हो गई है। अब दो किस्म की इंटेलिजेंसिया नज़र आ रही है हमें। इसमें ये जो सवाल है बड़ा, ये पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी रूट कॉज को भी टच कर रहा है। सारा इशू डिपेंडेंसी का है। अच्छा, वन सेट ऑफ पीपल are okay with dependency
एंड द अदर सेट ऑफ पीपल जो कहते हैं कि हम टक्कर के लोग हैं, हकीकी आज़ादी, वो हकीकी आज़ादी और इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं। वो अब दे आर फेड अप ऑफ द नोशन दैट के हमारा कोई, जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम वेंटिलेटर्स एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन वेस्ट एंड वी आर बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो हो क्या रहा है जी, मैंने एक छोटा सा एक अपने मैप बनाया। पाकिस्तान का आइडिया क्या था? पाकिस्तान का आइडिया हमेशा पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट्स थी शुरू से, उनका आइडिया था कि सिक्योरिटी ओवर डेवलपमेंट। हमने सिक्योरिटी को प्रेफर करना है डेवलपमेंट के ऊपर, हमने एलीट को प्रेफर करना है पुअर के ऊपर, और हमने आइडियोलॉजी को प्रेफर करना है प्रोग्रेस के ऊपर। तो इससे क्या होता है, इन चीज़ों से आपकी वीक स्टेट सामने आती है। जब स्टेट वीक होती है तो वो डिपेंडेंट हो जाती है दूसरों के ऊपर, दूसरों पे। जब दूसरों पे आप डिपेंडेंट होंगे तो मज़ीद वीक हो जाएंगे आप, और जब मज़ीद वीक होंगे तो आपके पास डाइवर्सिफाई करने की ऑप्शन जो हैं वो कम होती जाएंगी, मज़ीद कम होती जाएंगी, मज़ीद कम होती जाएंगी। सही। चाइना, यूएस, अमेरिका, सऊदीया, IMF, इनसे हम डिपेंडेंट हैं इनके। जब आप इतने छोटे से सेट ऑफ नेशंस के साथ आपका इंटरेस्ट जुड़ जाएगा तो आपकी डिपेंडेंसी जो है वो एडिक्टिव हो जाएगी, वो रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगी, आपको उसकी एडिक्शन हो जाएगी, रेंट सीकिंग की वो चस्का लग जाएगा। और इससे फिर ये होगा कि एक्सप्लॉयटेशन होगी, एक्सटर्नल एक्सप्लॉयटेशन भी होगी, इंटरनल एक्सप्लॉयटेशन भी होगी, और फिर जो है हकीकी आज़ादी की बातें होना शुरू हो जाएंगी जब चीज़ें इस कदर बिगड़ना शुरू हो जब इतनी बिगड़ जाएंगी फिर एक वो पुशबैक भी आएगा ना, फिर एक पुशबैक भी फिर या फिर ये कह सकते हैं कि अब डिजिटल का दौर है, इस्टेब्लिशमेंट जितना मर्जी नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करे, एक पुशबैक तो आएगा। जो आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें बड़े बड़े सोचने वाले लोग हैं, और हमारी जो स्टेट है या स्टेटस को एलीट है वो शायद अंडर एस्टिमेट भी कर जाती है पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन को ही तो अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, इसलिए तो प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आवाज़ के ज़रिए इस आइडिया को ज़िंदा रखे हुए है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। अदरवाइज़ तो आपकी एलीट और आपकी इंटेलिजेंसिया कबूल कर चुकी है गुलामी को कबूल कर चुकी है। और यहाँ पे आपके जो सवाल का दूसरा कंपोनेंट था उसकी बात की जाए कि क्यों हमारी जो सर्टन इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंग्लिश स्पीकिंग इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो क्यों करप्शन का साथ देते हैं, वो क्यों नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। सीधी सी बात है, क्यों मोरोसी सियासत को वो सपोर्ट करते हैं। वी हैव कम टू अ पॉइंट के जहां हमारे लीडर्स इकबाल और कायदे आजम थे, नाउ वी आर पीपल हु डिफेंड पीपल लाइक नवाज एंड जरदारी, even Fazlur Rahman, whenever convenient. This is moral bankruptcy. Yes. I have no words. तो मॉरल बैंक्रप्सी कहाँ से आती है? अब हमें ज़रा ना इनकी रूट कॉज पे जाने की ज़रूरत है कि ये कौन एक टिपिकल लिबरल जर्नलिस्ट हु इज़ सपोर्टिंग करप्शन, हु इज़ सपोर्टिंग मोरूसी सियासत, उसकी थिंकिंग क्या है, वो क्यों ऐसे करता है और वो क्यों मेजॉरिटी आवाज़ के ख़िलाफ़ जाता है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक भी होते हैं। जैसे आपको अमेरिका में भी एक फिनोमेना नज़र आता है कि एक तरफ जो रोगन है और एक तरफ आपके पास मेन स्ट्रीम मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको प्राउड है अपनी क्वालिफिकेशन पे, लेगेसी पे, कि हम एक सर्टेन प्रोसेस से गुजर के आते हैं, जर्नलिज्म पढ़ के आते हैं। जर्नलिज्म हमने 20 साल गए। हामिद मीर साहब भी इधर यही कहते हैं, हामिद मीर साहब हमारा 30 साल का तजर्बा है। ऑन द अदर हैंड जो रोगन है जिसको वो फार राइट का लकब देते हैं और लकब दे देते हैं। अभी रिसेंटली इवन पाकिस्तान में भी यही हुआ है कि हमारे एक पॉडकास्टर साहब हैं, वैसे तो वो कॉमेडियन हैं लेकिन उनका शौक है पॉडकास्टिंग, तो उन्होंने हमारे एक दोस्त मुजम्मिल हसन जैदी को पॉडकास्ट पे बुला के उसको ज़बरदस्ती कह रहे थे कि आप राइट के बंदे हो, जबकि वो खुद कह रहे हैं मैं सेंटर का हूँ, तो वो लकब दे देते हैं कि तू राइट का है, दैट मीन्स यू आर टेररिस्ट। ये तो एक बहुत ज़बरदस्त उनका एक टूल है कि एक अट्रैक्टिव से टर्मिनोलॉजीज बना लेते हैं कि जो भी अकल की सेंसिबल बात करेगा वो या तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है या राइटिस्ट है या कंजर्वेटिव है, या वो फार राइट से ताल्लुक रखता है या वो कंजर्वेटिव है या वो सूडो जर्नलिस्ट है या सूडो साइंटिस्ट है। यानी अगर आप दुनिया के अगर जो भी नैरेटिव चल रहा है अगर उसकी हाँ में हाँ ना मिलाओ, कोई अपनी ओपिनियन दे दो, कोई अकल की बात कर दो, तो तुम तो फारिग हो, तुम तो दहशतगर्द हो, आप उस सर्कल से निकल जाओगे। इसी वजह से वेस्ट में एक टर्म कॉइन की गई इंटेलेक्चुअल डार्क वेब की। अच्छा, इंटेलेक्चुअल डार्क वेब उन लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया ने जगह नहीं दी।
अपने स्टूडियोज के अंदर या अपने अपने सर्कल्स के अंदर, या वॉशिंगटन में उनको बैन कर दिया गया, उनको बैन कर दिया डिजिटल मीडिया से ही बैन कर दिया गया, इवन ट्विटर से बैन कर दिया ट्विटर गया। से बैन तो उस कर दिया। इंटेलेक्चुअल वेब ने एक अपना सिलसिला शुरू किया ऑनलाइन डिबेट्स का, जिसमें जो रोगन हो गए, डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन हो गए। तो इन लोगों ने अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए ऑनलाइन डिस्कशंस का सहारा लिया। एक एक दो दो घंटे का उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया जो पूरी दुनिया में मकबूल हो चुका है, पॉडकास्ट के नाम से। पॉडकास्ट तो इनिशियली जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले थे, जो एक इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए आपको 3 से 5 मिनट का टाइम देते हैं, उन्होंने सोचा कि ये एक एक दो दो घंटे की वीडियोस कौन देखेगा, किसके पास इतना टाइम। अब बताओ कि ओपन माइंडेड और लिबरल कौन हुआ? वो बंदा जो आपकी 1.5 घंटे बिठा के बात सुन रहा है, या जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाला है 5 मिनट, तो बीच में शाहजेब खानज़ादा टाइप जो एंकर हैं, जो 10-10 दफ़ा बीच में टोकते हैं, और वो भी स्पेसिफिक पार्टी को, अपनी पसंद की पार्टी पे वो शो करते हैं, अपनी पसंद की पार्टी पे नहीं करते। तो बात यहाँ से हमारी निकली थी कि एक टिपिकल पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल या जर्नलिस्ट जो कि मरूसी सियासत और करप्शन को सपोर्ट कर रहा है, उसका थॉट प्रोसेस कहाँ से आता है। तो इनके लाइफ साइकिल पे एक नज़र डालते हैं, जिनको हम कहते हैं कि डिसऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल्स इन पाकिस्तान। अब इनका लाइफ साइकिल क्या है? दे आर जनरली इन देयर 30s and 40s, ठीक है। दे आर बॉर्न इन रिच फैमिलीज, और कुछ बाहर से भी पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं, मेजॉरिटी बाहर से पढ़े हुए हैं। दे आर बॉर्न इन रिच फैमिली, दे गेट एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, O लेवल करते हैं, A लेवल करते हैं, ठीक है। मीनवाइल इनके डैडी जो हैं वो बड़ा एक कोई लिक्विडेटिव किस्म का बिजनेस कर रहे होते हैं, या प्रोबेबली रियल एस्टेट में होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, या फिर बाहर की सिटीजनशिप भी होती है उनके पास। तो उसके बाद जनाब हायर एजुकेशन के लिए ये लोग बाहर चले जाते हैं। हायर एजुकेशन के लिए तो कायद-ए-आज़म और इल्हामा इकबाल भी बाहर गए थे, वी आर नॉट अगेंस्ट इट। और वहाँ जाके फिर ये इनको इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, LGBTQ, फ्रीडम फॉर जर्नलिज्म, इस तरह के ज़बरदस्त, ये जो बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट जो वेस्ट से आते हैं, हम इनको बुरा नहीं कह रहे, बट बेसिकली दे आर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो वहाँ पे जाके क्या सीखते हैं। वहाँ पे जाके ये चीज़ें सीखने के अलावा ये और भी बड़ा कुछ सीखते हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ, जैसे इरेडिकेटिंग इनइक्वालिटी, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट्स भी ये सीख के आते हैं। तो होता क्या है, जब ये पाकिस्तान वापस आते हैं और ऑब्वियसली इनको अच्छी अच्छी पोजीशंस ऑफर की जाती हैं, इनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी और इनकी एजुकेशन की वजह से भी, तो फिर ये एक्सप्लॉइट करते हैं आपके सिस्टम को। एक्सप्लॉइट ये किस तरह से करते हैं कि जो ये बाहर से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख के आए होते हैं, उनको तो ये रख देते हैं साइड पे, किसी को बताना नहीं है हमने कि हम रूल ऑफ लॉ भी पढ़ के आए हैं, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट एम्पावरमेंट भी पढ़ के आए हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट भी पढ़ के आए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट बिल्कुल, हम वी हैव स्टडीड ऑल काइंड ऑफ गुड कॉन्सेप्ट्स दैट कैन एक्चुअली बी इम्प्लीमेंटेड इन अ वेरी गुड मैनर इन देयर होम कंट्री एज वेल। लेकिन वो किन कॉन्सेप्ट्स को पिक एंड चूज करते हैं जो उनके स्टेटस को के एजेंडा के साथ होते हैं, जैसे जेंडर इक्वालिटी, जैसे कि LGBTQ, जैसे कि फ्रीडम फॉर जर्नलिस्ट, ठीक है। हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट, कि जो चीज़ उनको फ़ायदा पहुंचा सकती है, जो चीज़ उनको फ़ायदा पहुंचा सकती है। दिस इज़ वाई आपके सामने इस तरह की बॉडीज़ आती हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, औरत मार्च, राइट्स फाउंडेशन, और क्या कहते हैं ये जो अमार अली जान और डॉक्टर तैमूर रहमान, पता नहीं कौन सी मजदूर किसान पार्टीज की बात कर रहे होते हैं। नो ऑफेंस टू देम, बट दे लिव इन DHA एंड गुड सोसाइटीज, एंड दे टॉक अबाउट मजदूर एंड किसान। सर, वी आर फैन ऑफ योर म्यूजिक, बट ये है कि आपके हम मिलके बैठ के बड़ी डिस्कशन कर सकते हैं। Hello, hope you are doing great in your farmhouse. Today is Sunday and I hope आप जो है बड़ा अच्छा संडे गुजार रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ अपने फार्म हाउस में, और शाम को एक मजदूर स्टेटस भी लगा देंगे। वर्किंग डेज के दौरान आप पुरानी सी शलवार कमीज पहन के मजदूरों के साथ नारे लगाते हुए नजर आएंगे। तो अपना जो एजेंडा होता है इनका, अपनी जहाँ से ये पावर सोर्स होता है इनका, उन चीज़ों को ये सामने लेके आते हैं, और जिन चीज़ों से इनको लगता है कि एक्चुअली लोगों का फ़ायदा होगा, उन चीज़ों को ये डिस्कस भी नहीं करते पब्लिक डोमेन में। दिस इज़ वाई ये लोग
इमरान खान जैसे लीडर्स को सपोर्ट करने की बजाय नवाज शरीफ, मरियम, बिलावल और जब इनकी ज़रूरत पड़े तो फजलुर रहमान को भी सपोर्ट कर देते हैं। वी रिमेंबर, हमें याद पढ़ के आते हैं वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी, और फजलुर रहमान जो कि औरतों के परखचे उड़ा रहा होता है हर दिन सुबह औरत उठता है। की, जिसकी नज़र में 1% भी इम्पोर्टेंस नहीं है, जो औरत को पता नहीं क्या क्या कहता है, नाचने वालियाँ, मुजरे करने वालियाँ जो पीटीआई के जलसों में आती हैं, वो उसको भी बाप बना लेते हैं। वो उसको भी बाप बना लेते हैं, उसके जलसों पे जाके ये दुपट्टे ओढ़ लेती हैं। हाँ, कौन है? आयमा खोसा नाम है उनका, जो समथिंग, हाँ बहुत खुश हो रही थी उनके जलसे पे जाके। बट शी इज द वन ऑफ द टॉर्च बेयरर ऑफ लिबरलिज्म इन पाकिस्तान एंड डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। एंड ह्यूमन राइट्स। तो इनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत मैं ये नहीं कहूँगा कि दे आर डिसऑनेस्ट, दे आर वेरी क्लेवर एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज दे आर एजुकेटेड। Yeah, they are educated. They know what they are hiding from the public. They know what they are revealing to the public. सारा डिपेंड करता है उनके पर्सनल इंटरेस्ट पे। आजकल एक और भी आए हुए हैं एनालिस्ट मार्केट में, वो इंटेलेक्चुअल जायंट है वो तो। Oh yes, I know where you are coming from. वो भी प्रोजेक्ट इमरान और ये वो पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं। वो जो नीचा की भी बातें कर रहे होते हैं और वेस्टर्न वो फैन है शायद उसके। हाँ, मेरे ख्याल उन्होंने नीचा की 1-2 सफ़े पढ़ लिए तो उनको उनसे बाहर नहीं वो बाहर नहीं निकल निकल पा रहे वो। अच्छा, तो मेरे ख्याल है कि आप वो कोई सैयद मुज़म्मिल जो एंकर है कोई, उसकी बात कर रहे हैं। आई थिंक वही नाम है। एक तो हमारे दोस्त है ना मुजम्मिल हसन जैदी, उनकी बात नहीं। वो भी आजकल बड़े हॉट वाटर्स में हैं, तो स्टे स्ट्रॉन्ग ब्रदर। हाँ, आपके क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं, छा गए यार सानू। आई होप इट हेल्प्स योर टिकटॉक ग्रो। इस तरह के लोगों की बात करें तो ये एक उनसे निचली कैटेगरी है जो कि सैयद मुजम्मिल जैसे लोग, नॉट मुजम्मिल हसन जैदी, सैयद मुजम्मिल, जिनको बाहर से पढ़ने की भी मौके नहीं मिलते, जो कोई एलीट के साथ कंधा मिलाने चाहते हैं लेकिन इनको शायद कोई उस तरह से मुंह नहीं लगाता, बट दे चाहते हैं कि हम उस सर्कल में शामिल हों। इनका दिल बड़ा करता है कि हम भी उस तरह के बने। एलिटिया बबल में हम भी आए। तो वो वाली जो कैटेगरी है वो वाली कैटेगरी है जो एलिटियों को आइडियलाइज करती है और उनके साथ बैठना चाहती है। इस टाइम साथ फार्म हाउस में जाके वो भी बैठना चाहते हैं लेकिन उनको गार्ड अंदर आने नहीं देते। होता ये है कि इनको बाहर जाने का तो मौका मिलता नहीं, ठीक है, किसी लोकल मीडिया चैनल में जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन लिटरेचर बहुत पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। जो वेस्टर्न राइटर्स होते हैं ना, उनको पढ़ पढ़ के उनका एक वर्ल्ड व्यू बन जाता है कि जो एनीथिंग दैट इज़ एमिनेटिंग फ्रॉम वेस्ट हैज़ टू बी राइट, हैज़ टू बी करेक्ट, and anything that is oriental, that has been created and published in the subcontinent, yeah, it should not be even considered. तो इसलिए आपको नज़र आता है कि ये लोग नीचा को आइडियलाइज करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, फ्रांसिस बेकन को और इमैनुअल कांट को, ठीक है, जबकि इनको अगर इनसे पूछा जाए कि व्हाट अबाउट इल्लामा इकबाल्स थॉट्स, व्हाट अबाउट इल्लामा इकबाल फिलॉसफी, तो वो कहते हैं कि इल्लामा इकबाल इज जस्ट अ पोएट। इल्लामा इकबाल को तो अपने फिलोसफर्स को तो वो डिच ही कर देते हैं ना, अपने फिलोसफर्स को तो वो पोएट कहते हैं, एंड फॉरगेटिंग दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट रीजन। अपने रीजन को तो ऑन कर लो, अपने कल्चर को तो ऑन कर लो यार। अपनी रूट्स को आप डिस करके कैसे आप दुनिया में एक मुकाम हासिल कर सकते हो? तो वो तो फिर वही बात आ जाती है ना, डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, कि आप शायद उनकी गुलामी में खुश हो, उनकी डिपेंडेंस के साथ आप ओके हो, इसलिए आप उनको आइडलाइज कर रहे हो। अच्छा, ये पता नहीं पाकिस्तान में ही क्यों है ये डिपेंडेंसी वाला फिनोमेनन। बहुत से लोगों ने कॉलोनाइजेशन से आज़ादी हासिल की, इंडिया ने हासिल की, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, दे आर चूजिंग देयर ओन पाथ ऑफ डेवलपमेंट। वो जो करचिस थे कलोनियलिज्म के, उनसे वो छुटकारा पाने के लिए कोशिश करते हैं दिन ब दिन, चाहे पूरी तरह छुटकारा वो शायद ना पा सकें आज तक, लेकिन उनका जो लॉन्ग टर्म विजन है उसमें गुलामी की कोई जगह नहीं है। इंडिया में आपको नज़र आएगा कि इंडिया के जो टेक्नोक्रेट्स हैं जैसे शशि थरूर वंडरफुल डिप्लोमेट एंड ब्यूरोक्रेट एंड आल्सो पॉलिटिशियन, तो वो जो हैं वो खुल के कलोनियलिज्म के खिलाफ बात करते हैं। उनकी जो तकरीर थी वो ऑक्सफोर्ड यूनियन में, yes, that we demand reparations from Britain. पूरी दुनिया में उसको पिज़राई मिली और उस तकरीर के बाद उन्होंने एक किताब लिख डाली जिसका नाम था एन एरा ऑफ डार्कनेस, जिसमें उन्होंने स्टैटिस्टिकली और हर प्रूफ और एविडेंस के साथ उन्होंने
साबित किया कि जो गोरों का जो कॉलोनियलिज्म था सब कॉन्टिनेंट में, वो हमारे लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं था। हमारा 27% जीडीपी था, जीडीपी कंट्रीब्यूशन थी पूरी दुनिया में, जो कि गोरों के जाने के बाद 4% 4% रह गई थी। 4% रह गई। गोरों ने क्या, एक हीरा ज़मीन थी, उसको क्या बना दिया। तो उसको हम कहते थे डिपेंडेंसी थ्योरी। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थ्योरी है, उसको डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन ये है कि रिसोर्सेज फ्लो फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ पुअर कंट्रीज टू द कोर ऑफ द रिच कंट्रीज। अब उसमें ये होता है कि 16वीं 17वीं 18वीं सदी में जब ब्रिटिश ने अमेरिका को भी कॉलोनाइज़ किया हुआ था और सब कॉन्टिनेंट को भी कॉलोनाइज़ किया हुआ था, और यूरोपियंस ने अफ्रीका के भी कुछ पार्ट्स को कॉलोनाइज़ किया हुआ था। तो होता ये था कि ये मिलिट्री और नेवल पावर के ज़रिए उन ममालिक में जाते थे, अपनी कॉलोनीज़ कायम करते थे, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके वहाँ के खाम माल को लेके ये अपनी मार्केट्स में लेके जाते थे, फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे और दोबारा वहीं पे बेचते थे जहाँ से ये चोरी करके लाए होते थे। तो दैट वाज कॉल्ड द डिपेंडेंसी थ्योरी, जिससे रिसोर्सेज गरीब मुल्क से अमीर मुल्क में जाते हैं और अमीर मुल्क मज़ीद अमीर होता जाता है और गरीब मुल्क मज़ीद गरीब होता जाता है। तो आज भी मुझे जो नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, वो यही नज़र आ रहा है कि डिपेंडेंसी थ्योरी अभी भी एप्लीकेबल है, और उसके अंदर ना सिर्फ रिसोर्सेज, ना सिर्फ फाइनेंसेस, बट ऑल्सो आइडियाज़ आर बीइंग एक्सपोर्टेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज। जो हमारे पढ़े लिखे लोग बाहर चले जाते हैं। हाँ, हमारे लोग पढ़े लिखे बाहर चले जाते हैं, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। और फिर क्या होता है कि कुछ लोग उनमें से वेस्टर्न आइडियाज़ लेके इधर आ जाते हैं और फिर उन्हीं को सर्व करना शुरू कर देते हैं, और उधर ही फिर हम पे ही हुकूमत करते हैं, और हमें वेस्टर्न आइडियाज़ थोपे जाते हैं, जबकि टोटल हम अपने लोकल हीरोज़, लोकल लेजेंड्स को बुला के हम कहते हैं जी वेस्ट जिंदाबाद, वेस्ट जिंदाबाद, अमेरिका की गुलामी कबूल है हमें, और पता नहीं क्या क्या। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कभी किसी ने इल्लामा इकबाल की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट और इस्लाम को पढ़ा हो या उसको समझने की कोशिश की हो। डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो हम करेंगे इसके ऊपर, हम ऑब्वियसली एक सेपरेट वीडियो करेंगे, और वो करके हम ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि वी डोंट नीड वेस्टर्न ऑथर्स और वेस्टर्न फिलोसफर्स। जब गोरे यहाँ पे थे तब हमें शायद ज़रूरत हो उस चीज़ की, बट वी नीड टू क्रिएट आवर ओन पाथ फाइनली, ताकि हम इंडिपेंडेंट हों और फ्यूचर में हमारे पास फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से भी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ज़्यादा ऑप्शंस हो, ना कि 3-4 कंट्रीज़ जिनके साथ हम अभी तक फंसे हैं। मैं लाहौर के एक एरिया में गया, अच्छा एरिया, गुलबर्ग की बात करते हैं, वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त एक बुक स्टोर है, वहाँ पे हम कुछ किताबें लेने गए थे। तो मैं हैरान रह गया कि वहाँ पे जी, मैं उस दिन मैं खंगाल रहा था, एक बुक ढूंढ रहा था, तो ढूंढते ढूंढते मुझे ये आइडिया हुआ कि जी कितने ज़्यादा आपके यहाँ पे वेस्टर्न ऑथर से भरी हुई है, और आपकी जो स्टेट कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसकी तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि यहाँ पे इसराइली राइटर्स का भी आ रहा है मवाद, यहाँ पे अमरीकियों का भी आ रहा है जो इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं आपके दिमागों को, उस पर कोई ये नहीं मैं कह रहा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, बट हम एक ही साइड की स्टोरी सुना रहे हैं, हम पूरा वो वेस्टर्न समझ रहे हैं ना, आपके वेस्टर्न कैंप की सोच हम बना रहे हैं कि हम वेस्ट के साथ अलाइन हो जाएं। हमारा कोई ऑथर की बुक नहीं पढ़ी होती वहाँ पे, सारे आपके वेस्टर्न ऑथर्स की और उनके वेस्टर्न आइडियाज़ आपकी बाज़ारों में, आपकी मार्केट्स में सरेआम बिक रहे हैं। हम बात करते हैं कि जी कुछ बलूचिस्तान में पाबंदियाँ किसी जगहों पे होती हैं किताबों की, कुछ सोशल मतलब जो होती हैं, जो कार्ल मार्क्स को पढ़ने पे पाबंदी है बलूचिस्तान में। हाँ, कार्ल मार्क्स वाली जो चीज़ है कि अब वो बलूचिस्तान में कई जगहों पे इशू आ जाते हैं, लेकिन लाहौर में तो हर किस्म बाप के बड़े शहर, उनकी एलीट को आपने खुली छूट दी हुई है। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने मारा है कि पाकिस्तान में जिस तरह से हर चीज़ में हम कोटा रख देते हैं जी, कि पार्लियामेंट में ख़वातीन का कोटा होना चाहिए, सिविल सर्विसेज में माइनॉरिटीज़ ख़वातीन का कोटा होना चाहिए, ताकि आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है ना हर सेगमेंट की, हर अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट्स की, या फिर जो ऑल सब जेंडर्स की रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। इसी तरह लिटरेचर में भी सब रीजन्स की, सब कल्चर्स की रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। आपको आपके पॉलिसी मेकर्स को सीरियसली सोचना पड़ेगा कि आपके जो बड़े शहर हैं जहाँ से आपका असल करीम निकलती है, जो कि बाहर चली जाती है पढ़ने के लिए, वो क्यों बाहर जा रही है। उसकी मेन वजह यह है कि वो सारी ज़िंदगी एक ही सोर्स से लिटरेचर हासिल कर रहे हैं, जो कि वेस्ट है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे किताबी जो कुतुब घर हैं वहाँ पे क्या है। और आप देखें कि एक दौर में बड़े लेजेंड्स हम भी प्रोड्यूस करते थे, ये जो आपके
शहाब नामा, लामा इकबाल वगैरह, आपके मुमताज़ मुफ्ती, इधर भी बड़े बड़े राइटर्स थे, अशफाक अहमद, बड़े बड़े लोग थे यहाँ पे भी। मुश्ताक यूसुफी थे, मुश्ताक यूसुफी, मौलाना मौदूदी थे। हाँ मौदूदी थे। अब मतलब ये अपने चीज़ों को लेके चलते थे, अपनी सोसाइटी की बात करते थे। तो ये तो चाहे आप उनसे डिफरेंस करते हो या ना करते हो, बट वो अपनी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे। जब आपके पास एक ही कल्चर और एक ही सोसाइटी से सारा लिटरेचर फ्लो कर रहा है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दैट हैपेंस टू योर कंट्री आफ्टर 20 years? तो यही होगा कि जब आप एक ही सोर्स से लिटरेचर हासिल करी जाओगे तो फिर आप उन्हीं को सही समझोगे, उन्हीं के आइडियाज़ को आप प्रमोट करोगे, और जो भी अपोजिट आइडिया, जो भी अकल की बात या जो कोई हकीकी आज़ादी की बात करेगा, आप उसके खिलाफ हो जाओगे। आप उसको ट्रोल कहोगे या राइटिस्ट कहोगे या टेररिस्ट कहोगे, आप उसको टेररिस्ट कहोगे, आप उसको एक्सट्रीमिस्ट कहोगे, फंडामेंटलिस्ट कहोगे, आप उसको लुनेटिक कहोगे। हाँ। लेबल लगा दोगे। हाँ, तो हमें चाहिए कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि इतने ज़्यादा जो PhD और MPhil करके लोग निकल रहे हैं यूनिवर्सिटियों से, तो उन पे देयर हैज़ टू बी सर्टन क्राइटेरिया कि उनको कब आपने PhD की डिग्री अवार्ड करनी है। एक थीसिस उसका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, उसका क्राइटेरिया किताबें होनी चाहिए। आप किताबें लिखें, आप रिसर्च करें सब कॉन्टिनेंट की थिंकिंग पे, आप इलामा इकबालियात के ऊपर आप किताबें लिखें, आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे किताबें लिखें, आप इकोनॉमी के ऊपर किताबें लिखें, और जब आप कोई किताब पब्लिश करेंगे तभी आपको डिग्री अवार्ड की जाएगी। वेरी गुड आइडिया। ताकि आपके कुतुब खानों में कोई डाइवर्सिटी पैदा हो। डाइवर्सिटी पैदा हो ना, सारा वेस्टर्न राइटर्स तो ना हो ना कि जो, मैं तो प्रोपेगेंडा ही कहूँगा ना उसे, कि जो वो उनका प्रोपेगेंडा हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके गुन गाए जा रहे हैं। और जाहिर है फिर जब दूसरे मुल्कों से आपके पास लिटरेचर आएगा, उसका फ़ायदा होगा, उसके साथ नुकसानात भी होंगे। हाँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक राइटर हूँ और मैं 10 किताबें लिख रहा हूँ, हाँ, और इंडिया की मार्केट में बेच रहा हूँ, तो उसमें से एक किताब मेरी ऐसी ज़रूर होगी जो इंडिया के खिलाफ जाएगी, जो बुरी इंटेंशन से लिखी गई हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें मैं उनकी सोसाइटी और उनके कल्चर को सबलिमिनली अटैक करूँगा, हाँ, और सबलिमिनली उनको, उनके माइंड्स को ब्रेन वॉश करने की मैं कोशिश करूँगा। बिल्कुल सही बात। 9 किताबें शायद मेरी ठीक हों, लेकिन एक किताब में ब्रेन वॉशिंग मटेरियल ज़रूर मौजूद होगा। किताबें भी तो इंसान ही लिखते हैं ना। किताबें भी इंसान ही लिखते हैं। वो इंसान चाहे इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं। तो ये बड़े बड़े हमें नमूने देखने को मिलते हैं जो वेस्ट का लिटरेचर पढ़ के इस हद तक आगे जा चुके हैं कि उनको जो है ना बहुत बुरे लगते हैं इमरान खान जैसे लोग। हाँ। उनको लगता है, उनको नहीं परवाह कि उसने हॉस्पिटल बनाया, उनको नहीं परवाह कि उसने एहसास प्रोग्राम लाया, उनको नहीं परवाह कि उसने कोविड किस तरह से मैनेज किया, उनको नहीं परवाह कि वो वर्ल्ड कप जीता। वो कहते हैं कि वर्ल्ड कप ना जीता। मैंने एक बड़ी प्यारी टिकटॉक पे वीडियो देखी रिसेंटली कि ओए उठ जाओ, ओए पाकिस्तान वर्ल्ड कप द फाइनल हार गई। तो आगे से जवाब मिला, मैनू पता है, मैनू ना उठा, वर्ल्ड कप जितना हर एक बस दी गल नहीं होती, वरना हर कोई इमरान खान होता। तो वर्ल्ड कप जीतना भी कोई स्मॉल अचीवमेंट नहीं होती। वर्ल्ड कप जीतना, 3 हॉस्पिटल्स खड़े कर देना कैंसर के, जिसमें फ्री इलाज आप प्रोवाइड कर रहे हो, एक यूनिवर्सिटी, फिर गवर्नमेंट में आके भी आपने जिस तरह कोविड पे काम किया, आपने एहसास का प्रोग्राम जो, तो मैं कभी कभार वो आपकी बात काट रहा हूँ हल्की सी, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे ये जो सोशलिस्ट बने फिरते हैं, उनको तो आइडली चाहिए खान का साथ दें। खान तो रूस भी जा रहा था, आप तो वहाँ से इंस्पिरेशन लेते हो। हाँ। लेकिन आप फिर भी जी वो चलो आप कहते हैं वो एंटी अमेरिका है, तो साथ दो फिर खान का। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग ना। अब खान देखें, खान आपके जो बिलवेड कंट्रीज़ हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, चाइना रशिया, वहाँ भी जा रहा है। खान जो है, खान अपने पॉलिटिकल रैलीज में औरतों की पार्टिसिपेशन को भी यकीनी बना रहा है। तो यहाँ पे तो औरत मार्च को खान का दीवाना हो जाना चाहिए। बिल्कुल। आप देखिए, पाकिस्तान में कभी औरतें इस तरह नहीं निकलती थी, रेगुलरली नहीं निकलती थी। वो औरतों के अपने एहतजाज जरूर होते थे ज़िया के दौर में, बट इस तरह रेगुलरली से जलसों में पार्टिसिपेशन, लॉन्ग मार्च में, ये हमने नहीं पहले कभी देखा। तो फिर इसका यही वजह समझ आती है कि वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ के जब कोई खान जैसा आके डिफरेंट बात करता है तो वो नहीं समझ पाते। दे आर ब्रेन वॉश्ड। अच्छा, या तो नहीं समझ पाते या फिर थोड़ा सा वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो एक जो पैरेलल मिडिल क्लास उनके सामने खड़ी होती है, वो थोड़े से इंटिमिडेट भी हो जाते हैं कि ये हमारी लेवल पे हमारे साथ इंग्लिश बोल के हमें क्यों काउंटर कर रहा है। एग्जैक्टली। अब यही डिफरेंस था जो हमने पॉडकास्ट के शुरू में डिस्कस किया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल एंड एलीट क्लास इंटेलेक्चुअल जो है वो हमेशा स्टेटस को की बात करेगा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ देगा, वो ब्रेन वॉश्ड होगा, वो वेस्ट लिटरेचर पढ़ के उस पर मनवान अमल करेगा। और जो मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल होगा वो वही लिटरेचर पढ़ के
जो है उसकी खामियों को समझ के, जैसे इलामा इकबाल ने कहा था कि मैं वेस्ट में जब गया तो मैंने वेस्ट को समझ के फिर उसको क्रिटिसाइज़ किया, समझ के। इसी तरह कार्ल मार्क्स ने जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा तो उसका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 20 साल लगे, 20 साल उसने कैपिटलिज्म पढ़ा और उसके बाद उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बट उसने अपने सोसाइटी को भी पढ़ा, अपनी सोसाइटी को भी पढ़ा। और मिडिल क्लास इसीलिए ज़्यादा रैशनल निकलती है क्योंकि वो बचपन में आपकी तालीम और तरबियत वगैरह छोड़ आपके लोकल राइटर्स को पढ़ती जी है। बिल्कुल, उनको लोकल पर्सपेक्टिव का अंदाजा होता है, लोकल पर्सपेक्टिव का अंदाजा एक्सपेरिमेंट, उनका तजर्बा ज़्यादा वसी जो आपकी डीएचए एंड उस क्लास को नहीं होता, इसलिए वो एक चीज़ पढ़ते हैं और उसी को हदीस समझ लेते हैं। हमें पता है, हम लोगों को जानते हैं, हमारे दोस्त हैं जो टोटल डिस्कनेक्ट होते हैं, उनको नहीं आइडिया होता अंदरून शहर क्या चीज़ है। हाँ। वो कहते हैं ये हम किस जगह पे आ गए हैं। और एक तो मैं पिछले दिनों वो बड़ा रोमांटिसाइज करते हैं, पिछले दिनों मैं एक देख रहा था ट्विटर पे, एक अकाउंट वो पोस्ट कर रही थी जी कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा अंदरून में ये वॉल्ट सिटी में आ गए। अनारकली नहीं पसंद आया, अनारकली नहीं पसंद आया उन्हें। हालांकि एलिटिए तो बड़ा रोमांटिसाइज करते हैं, बेसिकली ना वो डिस्कनेक्टेड है, किसी को पसंद नहीं आता, कोई ओवर रोमांटिसाइज कर जाता है। हमारे लिए, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए वो एक नॉर्मल जगह है, मज़े की जगह है, एंजॉय करो, वॉक करो वहाँ पे। तो बातें तो ये बड़ी करते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं जिसमें ये रोमांटिसाइज करते हैं ऐसी जगहों को, ऐसे एक्सपीरियंसेस को। इनको इटली में ले जाओ, इटली के किसी गंदी से गंदी गली में ले जाओ, वो पसंद आ जाएगी। वो तो इनको वहाँ पे जो वेनिस में जो बदबूदार पानी के बीच में कश्तियाँ चला रहे होते हैं, उनको बहुत पसंद है, उस पानी को पी भी लेंगे। और यहाँ पे जो रिलेटिवली साफ नहर है आपकी, वहाँ पे जो नहाने वाले लोग हैं वो उनको बुरे लगते हैं, वो गंदे हैं उनकी नज़र, वो इनको बहुत बुरे लगते हैं। तो मेरे भी एक बड़े बॉस हुआ करते थे एक मीडिया हाउस में, और आजकल वो फ्रीलांस राइटर है, अजीब पब्लिकेशंस के लिए लिखते हैं। अच्छा। और उनको नहीं समझ आती ये कहीं वही तो नहीं है जो इजराइल के बड़े सपोर्टर हैं? उनको भी जब नज़र आता है कि जी इमरान खान तो जनाब वही चीज़ें कर रहे हैं जो नवाज शरीफ करता था, जिन चीज़ों की वजह से नवाज शरीफ से बड़ा प्यार करते थे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट रेटोरिक, लेकिन जब वो इमरान खान करता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, वो और बुरा लगता है उन्हें, वो मज़ीद बुरा लगता है हमको। जैसे नवाज शरीफ एक हार्ड कोर कंजर्वेटिव से थोड़ा सेंटर में आया, थोड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इन्होंने सबने पसंद किया, सबने बड़ा पसंद किया। खान ने जब वही हरकत की तो खान मजीद उनकी नज़र में बुरा हुआ। तो बात सारी जो रूट कॉज है वो यही है कि द कनेक्शन विद वेस्टर्न लिटरेचर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसका कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। उसका अल्टरनेटिव हमारे पास है, हमारे पास सामने पड़ा हुआ है, आपके पास इलामा इकबाल है, फाउंडिंग फादर्स हैं जिनको आपने बिल्कुल इग्नोर करके रखा कर दिया। तो हमें चाहिए कि अगली जो आने वाली हमारी डिस्कशंस हैं वो इकबाल में मज़ीद हम एक्सप्लोर करें कि क्या वो ऐसा हमें प्रोवाइड करके जिसको हम एक सोने की कान जो है वो सोने की कान बैठी पड़ी हुई है, जैसे सैंडक में के गोल्ड के खजाने हैं ना बलूचिस्तान में, इस तरह और भी इकबाल की भी बड़ी फिलॉसफी है जो पड़ी है, फिलॉसफी पड़ी हुई है जो जिसको किसी ने सप्रेस किया, उसको हमने शायर बना के रख दिया। हाँ। कि जी वो शायर था। एक शायर तो गाने लिखने वाले भी होते हैं, शायर तो मेरे कई दोस्त शायर हाँ। हम भी शायरी कर लेते हैं कभी कभी, बिल्कुल जब हमें कुछ याद आ रहा हो। तो आपने तो उसको शायर बना के रख दिया, एक फिलोसोफर को, जिसको ईरान में पढ़ा जाता है, जिसको जर्मनी में पढ़ा जाता है, जिसको पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, सेंट्रल एशिया में पढ़ा जाता है, और आपने उसको शायर बना के रखा हुआ है, शायर का दर्जा दिया हुआ है। तो आपको इंडिपेंडेंट अगर हासिल करनी है तो आपको इन सब कैरेक्टर्स को समझना होगा जो कि आपकी इंडिपेंडेंट, इंडिजिनस, जो आपको गुलामी का दर्स देते हैं, जो गुलामी का दर्स देते हैं, सबसे पहले हमें उनको एक्सपोज करना है और फिर हमें जाना है सोल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशंस की तरफ। तो ये जितने भी हमें लोग नज़र आते हैं करप्शन को सपोर्ट करते हुए और मरूसी सियासत को सपोर्ट करते हुए और फाशिज़म को सपोर्ट करते हुए, तो ये जितने भी जो जर्नलिस्ट हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कि बाहर से पढ़ के आते हैं और ख़ान जैसे लोगों को बैश करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो इंडिपेंडेंस की बात करता है, तो ये लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये आपको गुलामी का दर्स दे रहे हैं। अच्छा, ये भी उनकी वो जो हम कह रहे हैं ना कि वो क्यों नहीं खान को सपोर्ट करते, कि खान सोशलिस्ट भी थोड़ा टेंडेंसीज रखता है, रशिया के पास भी जाता है, चाइना के पास भी जाता है, अमेरिका के खिलाफ बात करता है, तो ये क्यों नहीं उसके साथ? वो फिर शायद यही वजह है कि इनकी जो वेस्ट के साथ एसोसिएशन है ना, ये उससे डर जाते हैं कि खान उसको क्यों अटैक कर रहा है। उसको नहीं अटैक करना, वो होता है ना कि यार मैं भी ना नमाज़ें पढ़नी है, मैंने दिन में 5 नमाज़ें पढ़नी। हाँ। जब एक्चुअली कोई कहता है फजर के वक्त उठाता है, यार मुझे ना उठा, मेहरबानी थे,
तो बातें तो ये बड़ी करते हैं, बातें बड़ी करते हैं। बातें बहुत करते हैं कि जी सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो है वो बेस्ट आइडियोलॉजीज हैं, लेकिन जब एक्चुअली आप इंक्लाइन करना शुरू करते हो रशिया और चाइना की तरफ तो ये कहते हैं भाई, हाँ, या सोशल प्रोग्राम्स आप लाते हो तो उसको आप डिस कर देते हो। वो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको लेक्चर्स देने पसंद हैं, आपको बात करना अच्छा लगता है, यूनिवर्सिटीज़ में जाके आपको बात करना, आपको गाने गाने पसंद हैं, इनकलाबी गाने अच्छे लगते हैं आपको, लेकिन आपको एक्शन नहीं पसंद। एक्शन नहीं पसंद, और जो एक्शन करता है आप उसके जानी दुश्मन बन जाते हैं, आप उसके जानी दुश्मन बन, जिसका आइडियली आपको एलाय होना चाहिए। और यहाँ पे ये क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि हमारी स्पोर्ट ना किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ है, यस, ना हमारी स्पोर्ट किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो डिस्कशन है इट्स ऑल अबाउट आइडियाज़। अब इस पे तो कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, अब इंडिपेंडेंस चाहिए, गुलामी हासिल करने पे तो नहीं कोई एग्री कर सकता। हाँ, इस पे ज़रूरी नहीं है कि हम इमरान खान की सियासत के साथ हैं। We are with his idea of independence. There are a lot of ideas that are contradictory about Imran Khan. We disagree with him. But certainly जो independence वाली बात है तो हम उसका साथ देंगे। सबसे बड़ी आइडियोलॉजी जो है वो तो इंडिपेंडेंस है, किसी के लिए भी फ्रीडम है, हाँ, लिबर्टी है। हाँ। आज की डिस्कशन हमारी इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस टॉपिक को मज़ीद कितना हम खोल सकते हैं। इसके अलावा हम अल्लामा इकबाल के हवाले से भी इरादा रखते हैं फ्यूचर में डिस्कशन करने का। हमारे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस हवाले से आपके ज़हन में कोई चीज़ है तो कमेंट कीजिए, और अल्लाह हाफ़िज़।